हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कौशिक और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी पहले हम ये समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज अ कॉन्सेप्ट क्या है। सपोर्ट मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे मार्केट में डिमांड आ रही है, और रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट में सप्लाई आ रही है। अब मैंने और दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, विद दैट टू मोर न्यू टर्म्स विच इज सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड एंड सप्लाई को अगर हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से समझें तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि तीन वेंडर्स हैं, वेंडर ए, वेंडर बी एंड वेंडर सी। अब वेंडर कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो जाएगा, हम इसको बोलते हैं शॉपकीपर ए, शॉपकीपर बी एंड शॉपकीपर सी। तीन शॉपकीपर्स हैं और उनके सामने 100 लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं उनसे। अब क्या हो जाएगा, द सप्लाई फ्रॉम द शॉपकीपर विल बी लिमिटेड, और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो शायद बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि 100 लोग खरीदना चाहते हैं सिर्फ तीन तीन शॉपकीपर से, और मे बी 1000 लोग खरीदना चाहते हैं सिर्फ तीन शॉपकीपर से, या मे बी 10,000 लोग खरीदना चाहते हैं सिर्फ तीन शॉपकीपर से। तो जितने ज़्यादा लोग खरीदने वाले और जितने कम लोग बेचने वाले, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, प्राइस अप्रिशिएट होगा ऑफ व्हाट गुड्स दैट दे आर सेलिंग। इसका मतलब अगर बहुत ज़्यादा लोग खरीदार हैं, इसका मतलब एक प्राइस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट और प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ दैट गुड माइट कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर इसी के सामने तीन सप्लायर्स हैं बट एक ही व्यक्ति है जो खरीदना चाहता है सामान, अब क्या हो जाएगा कि ये जो तीनों शॉपकीपर हैं, अगर इनको अपना बिजनेस रन करना है तो इनको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो एक व्यक्ति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान मेरे पास से ही खरीदे। एक शॉपकीपर ए है तो वो चाहेगा कि मेरे से ही खरीदे, शॉपकीपर बी चाहेगा मेरे से खरीदे, शॉपकीपर सी चाहेगा वो मेरे से खरीदे। उसके सामने अगर 50 लोग भी हैं तो भी वो एक नंबर कम हो जाएगा कि एक सब्सटैंशियल प्रॉफिट बन पाए। तो ये केस में क्या हो जाएगा, शॉपकीपर हमेशा डिस्काउंट्स देते रहेंगे कि मेरे से खरीद लो, डिस्काउंट है। इसका मतलब द सप्लाई इज मोर इन द मार्केट सो द प्राइस कैन कीप फॉलिंग। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद सप्लाई एंड डिमांड। टेक्निकल एनालिसिस समझना थोड़ा स्कैरी हो सकता है क्योंकि देर आर सो मेनी इंडिकेटर्स जैसे RSI, बोलिंजर बैंड्स, MACD। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने टेक्निकल एनालिसिस को बहुत इजीली सिंप्लीफाई किया है इनटू आवर कोर्स टेक्निकल एनालिसिस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन सब्सक्राइब विद upsurge.club नाउ। सप्लाई का मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे मार्केट में सेलिंग दिख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग बेचेंगे तो प्राइस नीचे गिरेगा, और जब प्राइस नीचे गिरेगा तो वो बन जाएगा रेजिस्टेंस। क्योंकि क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, कोई ख़रीदने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा कि प्राइस के ऊपर जा ही नहीं पाएगा। वैसे ही एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे अगर प्राइस आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो पॉइंट पे ख़रीदना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक सामान खरीदना है जिसका बेस्ट प्राइस इज़ 100 रुपीज़, अगर मान लो वो ही 100 रुपीज़ का जो सामान है वो 80 रुपीज़ में मिल रहा है, तो मे बी यू वॉन्ट टू बाय मोर, और मे बी द प्राइस, द एक्चुअल प्राइस इज 100, इट हैज़ गॉन फ्रॉम 100 to 120 एंड अगेन फॉल्स बैक टू 100। दैट्स द पॉइंट वेयर मैक्सिमम पीपल वॉन्ट टू बाई इट, क्योंकि यही एक प्राइस उन्होंने पहले देखा था और शायद उनके हिसाब से बेस्ट प्राइस था। तो जब भी प्राइस बेस्ट प्राइस पे आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, इट इवेंचुअली फॉर्म्स अ डिमांड जोन, और डिमांड जोन चार्ट पे कहा जाता है सपोर्ट, क्योंकि इसके बाद प्राइस और ज़्यादा नीचे गिर नहीं पाता क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज फॉर्म्ड। इसके कलेक्शन से हम ये मानते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आती है वहाँ पे प्राइस अप्रिशिएट करता है, उसके बाद नीचे फॉल नहीं करता। रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं और इसके ऊपर प्राइस जा नहीं पाएगा, तो हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब कोई भी चीज़ मार्केट में परमानेंट नहीं होती, तो सपोर्ट है वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा सपोर्ट रहे, वो ब्रेक भी हो सकता है। जैसे रेजिस्टेंस भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा रेजिस्टेंस रहे, वो शायद ब्रीच भी कर सकता है। सो द चेंज फ्रॉम सप्लाई टू डिमांड और फ्रॉम डिमांड टू सप्लाई, द कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। मतलब एक पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले खरीदना चाहते थे, अब वो उसी पॉइंट पे अब वो सेल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया या इतना ज़्यादा उन्होंने स्टोर कर लिया अपने पास
कि अब वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, अब उन्हें वो बेचना है, तो वो उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। सो पहले के टाइम जहाँ पे डिमांड आ रही थी अब वो सप्लाई बन जाती है, या वैसा वर्सा, एक पॉइंट जहाँ पे हमेशा प्राइस आता है तो एकदम से फॉल आ रहा था, अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पे वो ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो गया, और वहाँ पे लोग जो बेच रहे थे वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो चेंज इन पोलैरिटी है, मतलब चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड, इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। द कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, और इसको कहा जाता है इन टेक्निकल टर्म्स चेंज इन पोलैरिटी। अब ये जो ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ बनाते हो और उसके साथ में अगर प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी के साथ उसको कंबाइन करते हो तो बहुत अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस इन दोनों को इंडिपेंडेंटली कैसे ट्रेड कर सकते हो, और साथ में अगर आप एक पुलबैक ट्रेडर हैं, मीन रिवर्जन ट्रेडर हैं, एक ब्रेकआउट के बाद पुलबैक लेना चाहते हो तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे। सो हम चलते हैं हमारे चार्ट्स की तरफ, और हमने चार्ट्स में लिया है निफ्टी 50 का चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी इज वैलिड ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, 3 मिनट्स हो, फॉर दैट मैटर एनी टाइम फ्रेम, द कॉन्सेप्ट वर्क्स। अब जानने वाली और समझने वाली बात यह है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उसका वैल्यू उतना ही। जितना आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे, अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म्ड ऑन डेली चार्ट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। ऑन अ वीकली चार्ट इट इज़ मच बेटर देन डेली, ऑन मंथली चार्ट इट इज़ मच बेटर देन वीकली। सो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, और जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा नॉइज़ उसके अंदर। तो वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो शायद उस दिन के लिए वैलिड है, बट नॉट नेसेसरी कि एक लंबे टाइम तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वो काम करेगा। तो मेरे सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है विच इज़ बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ओपन किया है फ्रॉम अक्टूबर 2011 से। तो अक्टूबर 2011 से 2023, मतलब ये रफली एक 12-13 साल का चार्ट है। अब हम ये डेटा को एनालाइज करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे था। तो एक पॉइंट टू स्टार्ट विद, मैंने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे मार्क किए हुए। सो दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, अप्रिशिएट करते करते एक पॉइंट आ गया कि जहाँ पे इट इज़ सजेस्टिंग अ सप्लाई, वहाँ से प्राइस करेक्ट हो रहा है। अब वापस से आप देखोगे तो प्राइस वापस से उस जोन में गया, शायद वो जोन के अंदर टच नहीं कर पाया, एक गैप रह गया इस पॉइंट पे, बट अगेन इट स्टार्टेड करेक्टिंग, विच इज सजेस्टिंग कि एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे प्राइस आता है तो लोग बेचना शुरू कर रहे हैं, सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है तो रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। तो एक क्लैरिटी आ गई कि जब जब इस लेवल पे आएगा हमें एक्टिवेट होना है एज अ ट्रेडर टू शॉर्ट द मार्केट, राइट। उसके बाद इवेंचुअली और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2012 में देखेंगे एक सिमिलर रेजिस्टेंस जोन वापस से बन गया कि प्राइस नीचे से ऊपर आया तो सही, बट एक पॉइंट आने के बाद वहाँ से सप्लाई आनी शुरू हो गई। फिर वापस से इन मंथ ऑफ मार्च 2013 ये एक पॉइंट था कि जहाँ से वापस से एक सप्लाई, प्राइस वापस से उस जोन में गया और एक सप्लाई आई, रेजिस्टेंस आया। इवेंचुअली प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद एक सपोर्ट जोन एस्टैब्लिश कर लिया। इसका मतलब जहाँ पे पहले सप्लाई आ रही थी, इसी पॉइंट पे डिमांड जनरेट होनी शुरू हो गई, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लग गया। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। तो जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। पहले हम एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या है, फिर हम ट्रेड सेटअप की तरफ जाएंगे, फिर उसके आगे रूल्स और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट कि जो पहले सप्लाई है वो अब एक डिमांड की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट, एंड इवेंचुअली एवरी टाइम द प्राइस केम टूवर्ड्स दिस जोन वी सॉ सप्लाई, अ डिमांड पैटर्न गेटिंग फॉर्म, मतलब एक बुलिश पैटर्न बनते जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो पहले वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये पॉइंट वो अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पे आ जाते हैं तो प्राइस वापस से उस जोन में आया, सप्लाई आ गई, वापस से उस जोन में आए, वापस से सेलिंग आ गई, और वापस से यहाँ पे आए, वापस से एक सेलिंग आ गई, और फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। सो दिस इज सजेस्टिंग कि जो पहले इवेंचुअली एक सेलिंग प्रेशर था वो डिमांड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, राइट।
सो नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस फाइंड द नेक्स्ट जोन. अब मैंने कुछ जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं. सो अगेन दिस इज अ जोन फ्रॉम January 27 Jan 2015 टू 16th March 2017. अगर हम देखने जाएंगे तो ये 2 साल का जोन है. ये 2 साल के जोन में द प्राइस हैज कम टू दिस लेवल, सॉ अ सप्लाई, अगेन केम बैक टू द सेम लेवल, सॉ अ सप्लाई. तो जितनी बार भी जो पहले रेजिस्टेंस बन गए जहाँ से प्राइस नीचे फॉल हो रहा है, तो एज अ साइंस हाउ शुड वी मार्क सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेज ऑन द चार्ट? वेन एवर यू सी द प्राइस हैज कम टू अ लेवल एंड स्टार्टेड सीइंग अ करेक्शन, तो ये पॉइंट के आसपास आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो. अगर प्राइस वापस से उधर कहीं आता है और यहाँ से फॉल करता है, देन इट कन्फर्म्स कि ये जो पॉइंट है वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है. अगेन प्राइस यहाँ पे कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया फॉर 5-6 डेज एंड वी सॉ अ ब्रेकआउट. अब इसके बाद प्राइस ऊपर आते जा रहे हैं. अ सप्लाई पैटर्न, अ डिमांड पैटर्न स्टार्टेड गेटिंग टू फॉर्म. अब इसके साथ में अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन में था. अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, राइट, एंड लेट मी टेक दिस जोन एंड मार्क इट प्रॉपरली. सो दिस इज अ पॉइंट वेयर इट टुक रेजिस्टेंस. वंस इट ब्रोक आउट इट स्टार्टेड फॉर्मिंग सपोर्ट. मतलब यहाँ पे अब सपोर्ट आनी शुरू हो गई. सपोर्ट मतलब प्राइस अब उस एरिया में आ रहा है, डिमांड जनरेट हो रही है, डिमांड जनरेट हो रही है तो प्राइस अप्रिशिएट कर रहा है, ऊपर जा रहा है. सो ये एक ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट. सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब जब कभी भी रेजिस्टेंस फॉर्म होगा वहाँ पे बेरिश पैटर्न फॉर्म होना चाहिए और प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी की तरह एक्ट करेगा. इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ और उसके बाद प्राइस वापस से उसी जोन में आता है और बुलिश पैटर्न बनाता है, दैट कैन बी अ गुड ट्रेडिंग सेटअप टू ट्रेड. करेक्ट. मतलब हमने ब्रेकआउट दिया और बुलिश सेटअप जब भी फॉर्म होगा. बुलिश पैटर्न कौन कौन से होते हैं? If we are trading candlestick, the strongest bullish pattern that I've seen is strong Marubozu candle. And if a strong Marubozu candle is getting formed, which is also engulfing previous sessions, ठीक है, या तो हम उसको bullish Marubozu या तो bullish engulfing pattern बता सकते हैं with a strong Marubozu candle और mega engulfing pattern. Mega engulfing pattern मतलब क्या होता है कि एक strong Marubozu candle which is engulfing previous ट्रेडिंग सेशंस. तो वो शायद 2, 3, 4, 5 सेशंस कितने भी हो सकते हैं, बट अगर ऐसा कोई पैटर्न बन जाता है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न टू गेट टू ट्रेड, राइट. सो हम एक पैटर्न देखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा और जूम इन करते हैं इस पॉइंट पे और थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. तो जब रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है तो वी आर एबल टू सी अ बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड. देन इफ वी सी हियर अगेन दिस इज स्मॉलर बॉडी कैंडल्स, बट एक तरीके से एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रही है. बट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, एंड एवरी टाइम इफ वी सी हियर, तो ये जो पैटर्न है इसके साथ में ये पैटर्न एक मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न है. इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न. विद दैट दिस इज ऑल्सो मॉर्निंग स्टार. एक्चुअली मॉर्निंग स्टार के सारे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, बट अब मार्केट स्ट्रक्चर लो के सारे फॉर्मेशंस कंप्लीट हो रहे हैं. अब मार्केट स्ट्रक्चर लो ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने एक अपसर्च के साथ कोर्स रिकॉर्ड किया है विच इज़ ऑन प्राइस एक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड मार्केट स्ट्रक्चर्स एज अ कॉन्सेप्ट. और अगर आप इसी चैनल की कुछ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको वीडियो मिलेगा बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर विच वी हैव पोस्टेड ऑन दिस चैनल. सो अ स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड नियर द रेजिस्टेंस जोन. तो ये जो पहले रेजिस्टेंस थे वहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग गया. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल, राइट, गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द रेजिस्टेंस जोन. ठीक है, तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो कंफर्म कर रहा है कि ये सप्लाई बन गई है. सो इफ यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर, अब हम इसके साथ में अब कोशिश करते हैं कि ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो ट्रेड सेटअप कैन बी फॉर्म्ड वेन एवर यू सी अ ब्रेकआउट. ये ब्रेकआउट जैसे ही आ जाता है इस जोन के नीचे आप कहीं स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं एंड दिस ब्रेकआउट यू कैन ट्रेड. सो दिस इज एडवाइजेबल फॉर समबडी हु इज ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स. कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो आप रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक हो जाए फिर पार्टिसिपेट करो या सपोर्ट ब्रेक हो जाए फिर पार्टिसिपेट करो. बट अगर आप एक पुल बैक ट्रेडर हैं, द बेस्ट सेटअप वुड बी यू वेट फॉर द रेजिस्टेंस टू गेट ब्रीच्ड. प्राइस एक बार रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाने दो एंड देन इफ इट फॉर्म्स अ बुलिश पैटर्न लाइक दिस, दिस इज द पॉइंट वेर यू पार्टिसिपेट. और क्योंकि पुल बैक सेटअप है, ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस वापस से उस जोन में आ रहा है,
तो बहुत अच्छे ट्रेडिंग सेटअप सबसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड मिल सकते हैं, राइट. सो दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज यू कैन ट्रेड, इफ यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर यू शुड ट्रेड द ब्रीच ऑफ रेजिस्टेंस इटसेल्फ. जैसे ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता है आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो. बट इफ यू आर अ पुल बैक ट्रेडर, इफ यू आर अ ट्रेडर हु वांट्स टू टेक लेसर रिस्क पर ट्रेड, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी प्राइस उसी जोन में रिविजिट करेगा आफ्टर अ ब्रेकआउट एंड फॉर्म्स अ बुलिश पैटर्न, रेजिस्टेंस का ब्रेक है तो बुलिश पैटर्न, सपोर्ट का ब्रेक है तो बेरिश पैटर्न. अब जैसे हमने बुलिश पैटर्न की बात की, वैसे बेरिश पैटर्न में आप क्या देखोगे, या तो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड विद अ स्ट्रॉन्ग मारूबोजू, और अ मेगा एनगल्फिंग पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड, और अ मार्केट स्ट्रक्चर हाई पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड. ये तीनों के कॉम्बिनेशन में एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स आप प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी के साथ मिलते हुए ट्रेड कर सकते हो, राइट. सो एसेंशियली फॉर अ पुल बैक ट्रेडर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी. फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेडर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द ब्रीच ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. चलो अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लेवल्स, राइट. सो ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पे कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट ऑन 17th of November 2017. It acted as a support till 30th of October 2018 and still it is continuing to form a support, right. इसके बाद प्राइस ज़्यादा नीचे गिरा नहीं था और प्राइस इसके ऊपर ही चल रहा था. सो दिस इज द पॉइंट. देन देर आर couple of resistance zones, right. अगर मैं इसको मार्क करने जाऊंगा with a proper markings, this are consolidation zone. अब consolidation zone में क्या होता है कि this are bearish patterns getting formed at a similar zone. तो एक resistance बन गया, साथ साथ में support भी साथ साथ में बनते जा रहे हैं. So you have an strong Marubozu candle here, again a strong Marubozu candle here, you have a doji pattern here, you have a market structure low pattern here, for all of them forming at the same level, which is suggesting कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमेशा प्राइस आता है तो डिमांड जनरेट कर रहे हैं, प्राइस ऊपर आ रहे हैं. जब भी बेरिश पैटर्न और बुलिश पैटर्न साथ साथ में बनते हैं तो हमें ये जो जोन है उसको जनरली अवॉइड करना चाहिए और इसके ब्रीच पे ट्रेड करना चाहिए. देन ऑल्सो इट फॉर्म्स अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, ठीक है. अब जितना लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट होगा उतना पावरफुल. सो दिस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये जो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी का एक जोन था, दिस स्टूड फॉर एन ईयर. सो लॉन्गर द टाइम फ्रेम बेटर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है. और जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना वीकर, राइट. सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जोन और इसको अगर हम आगे इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत पता चलेगा, राइट. सो दिस आर स्मॉलर जोन्स एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्रेडिंग. अगर हम इसके बाद अगर ये पॉइंट पे अगर हम देखते हैं एंड इसी लेवल को अगर हम एक्सटेंड करते, राइट, अगर यहाँ कहीं पे हम एक्सटेंड करते हुए देखते, यू विल बी एबल टू सी कि प्राइस जो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, जब प्राइस वापस से यहाँ पे रिविजिट कर रहा है आफ्टर द कोविड फॉल, it again took resistance. At this point it took resistance, consolidated here for some time and then gave a breakout, correct. So जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट है चार्ट पे वो लंबे टाइम तक चार्ट को याद रहते हैं. सो इट इज सेड दैट चार्ट्स हैव बेटर मेमोरी देन ह्यूमंस. सो दिस इज व्हाट वी कुड सी कि जो 2018 में जो सपोर्ट बना था 2020 तक चार्ट्स को वो याद थे, इसलिए मार्केट्स यहाँ पे आके कुछ टाइम तक रिएक्ट कर रहे हैं. अगर 10-12 दिन भी रिएक्ट कर रहे हैं, इट्स अ गुड रिएक्शन दैट द मार्केट इज गिविंग. और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले हुआ करता था और उस डायरेक्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं. नाउ वी हैव शॉर्टर कंसोलिडेशंस दैट वी आर एबल टू सी. और इसके बाद अगर हम ये और शॉर्टर कंसोलिडेशंस हैं. एंड नाउ लेट अस कम टू द रीसेंट चार्ट विच इज 12th of October 2021. This is a bearish pattern, engulfing pattern that is getting formed. This is again a bearish engulfing pattern getting formed. So it is suggesting that this zone is likely to act as a resistance. And if we see here, going forward, this continuously acted as a resistance zone almost for an year again. तो ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ था ये 20th of October 2021 में फॉर्म हुआ था. It acted as a resistant until 5th of December 2022. And going forward, this point was also very important because again the market consolidated here for some time. It consolidated from 29th of May 2023 to 28th of June, almost for a month. It consolidated here. और ये एक महीने के कंसोलिडेशन के बाद we got a breakout.
सो चार्ट्स हैव अ वेरी वेरी गुड मेमोरी, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. अगर एक चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस एक साल तक अगर अलाइव है, मतलब वो प्लॉटेड है, ब्रीच नहीं हुआ, देन इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो जैसे इसका ब्रीच हो जाता है, इट केप्ट ऑन एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट. नाउ इफ आई एक्सटेंड द लाइन further, this is the point where markets are trading as of now, right? So this video is getting recorded on 4th of November. So on 4th of November, this is the point कि अभी प्राइस ये जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है. सो हमारे अभी करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से 18,750 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि मार्केट्स के हिसाब से ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं इफ इट इज स्टिल एक्टिंग एज प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी. अब इसके साथ में अगर हम ये देखते हैं, दिस इज द पॉइंट विच वॉज अर्लियर अ सपोर्ट एंड दिस सपोर्ट पॉइंट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज अ डोजी कैंडल गॉट फॉर्म्ड ऑन 31st of October. यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल बन गई. इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो प्रीवियसली सपोर्ट ले रहा था उसी जोन से अब इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है. सो द चार्ट्स हैव वेरी गुड मेमोरी. सो लॉट ऑफ ट्रेडिंग सेटअप्स कैन बी डेवलप्ड बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रीच को ट्रेड कर सकते हो, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेंड को कंबाइन करते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो दिस कैन बी अ गुड ट्रेड सेटअप, राइट? नाउ गोइंग फॉरवर्ड, नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट, कि हमने जोन्स आइडेंटिफाई किए और हम इसके आसपास उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं. अब इसके बाद अगर हम और भी कुछ चीज़ें ऐड कर दें इसके साथ में, विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में अगर हम ये देखेंगे कि वेन एवर वी सी अ सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट बट इट इज़ इन टू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, दैट्स द ब्रेकआउट दैट वी वॉन्ट टू पार्टिसिपेट. और उसके साथ में हम पैटर्न्स भी देखते रहेंगे. अब जैसे इस पॉइंट पे वी गॉट अ ब्रेकआउट एंड RSI is 74, right? So it is suggesting that the price is going above the resistance zone. तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके ऊपर है, और RSI भी एक अच्छे मोमेंटम में, बट दिस डिड नॉट वर्क आउट वेल एंड देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ बेस. सो अ सेटअप based on smaller consolidations like this, which are support and resistance concept. ठीक है, this is resistance, this is support. We can trade whenever a resistance is breached above 60 RSI, you can get a short term movement. With that, अगर हम यहीं पे भी वापस से देखते हैं, a smaller consolidation which is getting breached at the breach of 60 RSI, you are getting a momentum trade or maybe a movement in the direction of the trade. Similarly, bearish trade में bearish consolidation का breakout देखते हैं तो हमें भी similar pattern दिखेगा. So this is a consolidation. जो bullish और bearish consolidation है, this gave a breakdown below 40 RSI and we started seeing a correction. तो बहुत सारे trade setups बन सकते हैं based on the concept of support and resistance and principle of polarity. That's it from this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.